ओके, तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में हम लोग ऐसी क्या चीज सीखने वाले हैं जो अब तक हमने नहीं सीखी। देखो, एक पार्टनरशिप फर्म में जब प्रॉफिट कमाया जाता है, उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्या क्या फंडामेंटल होते हैं हमारे पास पार्टनरशिप के अंदर, है ना, वो सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर ली थी जो हमने पहला चैप्टर किया था, मतलब हमारी बुक के हिसाब से सेकंड चैप्टर। फिर उसके बाद हमने सीखा कि अगर कभी कुछ बदलाव आ गए हमारी फर्म में, ठीक है, गुडविल की कैलकुलेशन अगर करनी पड़ी हमें, तो गुडविल कैसे निकाली जाती है, हम लोगों ने ये भी सीख लिया। फिर उसके बाद हमने सीखा कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में हम लोग अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलते हैं तो उस टाइम पे कुछ चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है, हमने वो चीज भी सीख लिया। अब बात करते हैं एडमिशन की, कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बेसिकली यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें अकाउंटिंग फर्म के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे देखो, ए और बी ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। सी एक नया पार्टनर है, वो ये कहता है कि मुझे आपकी फर्म में एंट्री चाहिए। ये कौन है? न्यू पार्टनर। ये कहता है मुझे आपकी फर्म में एंट्री चाहिए, ठीक है, और इनकी कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं। अब ये पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करेगा तो इसके आने कौन कौन सी चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा, तो हमें वो सारी चीजें एडजस्ट करनी है। क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, देखो, जब ये कंपनी होगी, इस कंपनी की कहीं ना कहीं एक बैलेंस शीट तो पक्का होगी, है ना। बैलेंस शीट में क्या चीजें लिखी होती हैं? बैलेंस शीट में लिखे होते हैं हमारी सारे एसेट और सारी लाइबिलिटीज, और इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल जो कि ए और बी के नाम से लिखी होगी अलग अलग, यही होगा। अब जब वो पार्टनर आएगा तो हम उससे क्या बोलेंगे, भाई तुम हमारी फर्म में एंट्री ले तो सकते हो, कोई दिक्कत, यू हैव टू ब्रिंग टू थिंग्स। पहला, आपको में कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने लगा रखा है जिसे हम कैपिटल बोलते हैं। ये ए और बी की स्टेटमेंट है। टोटल क्या आती है, मान लो 90,000 रुपए, है ना, इमेजिनरी फिगर्स ले रहा हूँ भैया तो 90। हाँ जी, आपका नेट चला गया, मतलब सॉरी, आप म्यूट हो गए थे बीच में। ओके, तो हम लोग कहाँ थे, गुडविल। अब जब ये पार्टनर आया नया वाला, नए वाले पार्टनर को ये बताया गया कि भाई आप आ जाओ हमारी फर्म में, हम दोनों बराबर हिस्सा लेते हैं, आप जब आओगे तो आपको भी बराबर मिलेगा, मतलब कितना हो जाएगा, 1/3, क्योंकि इनके बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या है, बराबर थी। बट जब वो आ जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगी, उसके आने के बाद न्यू रेशियो जो हो जाएगी इन पार्टनर्स की, वो हो जाएगी 1:1:1, दैट्स अ न्यू रेशियो। और एज पर हिज शेयर, उसकी गुडविल का शेयर कितना बनता है, अगर इन दोनों की फर्म की गुडविल जो है वो 90,000 है, तो 90,000 में से उसको कितना मिल रहा है फर्म में एंट्री लेने पे, 1/3। तो इसका मतलब उसे कम से कम 30,000 रुपए तो गुडविल के लाने पड़ेंगे, ये उसका एक एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया, और ये हो गया उसका कैपिटल। तो ए और बी ने क्या बोला कि आप हमारी कंपनी में एंट्री ले सकते हो, बट यू हैव टू पे दीज टू थिंग्स, आपको दो चीजें आपको हमें देनी पड़ेंगी लाके। लेकिन इसके आने से पहले ए और बी को ना कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या बातों का? अब मान लो कि ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल ये 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, और इन लोगों ने ना अब तक अपने को और लायबिलिटीज को ना रीवैल्यू नहीं किया है, मतलब इनको चेकआउट नहीं किया कि इनकी वैल्यू एक्चुअल में। तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग कहते हैं भाई देख हम ना कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं आपस में, क्योंकि ये एसेट्स और लायबिलिटीज 10 साल पुराने हैं, हम लोग इनको इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, और हम लोगों को नहीं पता कि आज की डेट में इनकी वैल्यू क्या है। हो सकता है इनकी वैल्यू में कुछ कमी आ गई हो और हमने ज्यादा लिखे हुए हैं, तो तुम्हारे को तो नुकसान हो जाएगा, है ना, फ्यूचर में पैसा आपको कम मिलेगा। तो इसीलिए हमें काम करते हैं इन दोनों वैल्यूज को, एसेट्स को और लायबिलिटीज को, आज की करंट डेट के ऊपर लेके आ जाते हैं, और उसके बाद जो भी फायदा नुकसान होगा वो हम आपस में एडजस्ट कर लेंगे, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन ना आए। इनकी बात भी सही है,
है ना। अब मान लेते हैं कि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या किया, रीवैल्यू किया। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम लोगों ने बात कर रहा हूं मैं अभी, ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट चैप्टर में बनाना सीख चुके हैं। तो जैसा हमने पहले सीखा था कि सेम उसी तरीके से बनाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर भी। ओके, तो इन लोगों ने क्या किया, रिवैल्यूएशन बनाया, और रिवैल्यूएशन में मान लो पता चला कि यहाँ पे इनको प्रॉफिट नजर आ रहा है। प्रॉफिट कितना, 10,000 का, कि भाई इनकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उन दोनों को जब रिवैल्यू किया गया तो हमें कहीं ना कहीं 10,000 का मुनाफा नजर आया। तो इन लोगों ने क्या किया, इस मुनाफे को अगर ये चेक नहीं करते तो कहीं ना कहीं इस पर उसका अधिकार भी आ जाता, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उसके आने से पहले ही चेक कर लिया, और जो मुनाफा आया ये बराबर बराबर आपस में बांट लिया। मतलब 5,000 ए को दे दिए और 5,000 को दे दिए, बी को दे दिए, इन लोगों ने अपनी कैपिटल में प्लस कर लिए। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज और एसेट्स की जगह पे कुछ रिजर्व भी रखे होते हैं, है ना। जो रिजर्व के अंदर पैसा आता है, ये पैसा किन लोगों ने डाला होगा, ये पैसा ए और बी ने इस रिजर्व के अंदर डाला होगा उस टाइम जिस टाइम सी अवेलेबल नहीं था। माय पॉइंट, क्या इस रिजर्व को बैलेंस शीट में रखकर सी को शेयर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बताइए। क्या इस रिजर्व में सी का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ भाई। आपने और आपके फ्रेंड ने मिलकर एक बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया, और आपका एक और फ्रेंड कहता है कि हमारे मेरे को भी भाई बिजनेस करना है, एक काम करो आप लोग ना मुझे भी एडमिट कर लो। अब आप लोग पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हो, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा लेते हो और रिजर्व में डाल देते हो। तो जो पैसा आपने रिजर्व में डाला, क्या उस पैसे पर सी का अधिकार बनता है या नहीं बनता? जाहिर सी बात है नहीं बनता, क्योंकि ये सारा पैसा किसका है, ए और बी का। तो ए और बी क्या करेंगे, ए और बी बोलते हैं भाई देखो ये पैसा हम लोगों ने इकट्ठा किया है, तो उसके आने से पहले हमें काम करते हैं, इस पैसे को भी बांट लेते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी तरीके से अगर कुछ और फायदा नुकसान कुछ भी पड़ा है बैलेंस शीट के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम अगर बैलेंस शीट में है हमारे पास, तो हम उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। आप बात करते हैं कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लिख लो सारे के सारे यहाँ पे। अच्छा, ये जो लिखना है आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम वाली बातें, ये सारी चीजें ना आपको कहाँ लिखनी है, रजिस्टर के सबसे लास्ट वाले पेज पे, यहाँ बीच में मत लिखना, सबसे पीछे, बिकॉज ये ऐसी चीज है जो आपके बार बार काम आने वाली है, ठीक है। तो ये लिख लो एक बार सारे के सारे, आपके नोट्स में ऑलरेडी वैसे मैंने दे रखी है, बट फिर भी एटलीस्ट मेंशन कर लो। पहला, जनरल रिजर्व, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रिजर्व फंड, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इट इज इन बैलेंस शीट। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इफ देयर इज नो क्लेम अवेलेबल, जो हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में सीख लिया है, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, ठीक है, ये भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इफ देयर इज नो लॉस फंड इन्वेस्टमेंट, है ना, ये भी सीख लिया हमने ऑलरेडी। और एक हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कुछ अवेलेबल बैलेंस, हो सकता है सारा प्रॉफिट एंड लोगों ने ना बांटा हो, कुछ बचा के रख लिया हो, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ये भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ सकता है अगर है हमारे पास तो। सेम, अब इस तरफ आ जाओ। जब इस तरफ आपको मैंने बताया था कि बैलेंस शीट में अगर गुडविल लिखी है तो वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो ये वाली गुडविल भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो ये हो गई मेरी लायबिलिटी साइड वाली आइटम, और ये सारी की सारी एसेट साइड वाली आइटम जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। और इस तरफ जैसे उस तरफ आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस मिल सकता है, ये वाला, ये होता है मेरा क्या, प्रॉफिट वाला पोर्शन, कि पैसा बचा लिया हम लोगों ने और साइड में रख लिया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। और ये पैसा कौन सा है, ये पैसा आपका लॉस वाला अमाउंट है, कि आपको लॉस हुआ था लेकिन आपने इस लॉस को अपने कैपिटल में एडजस्ट नहीं किया, आपने इसको बैलेंस शीट में बचा के रख लिया, ये भी हो सकता है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये अमाउंट का, ये भी एक अकाउंट है, एक एक्सपेंडिचर जो बचा के रखा हुआ है, काइंड ऑफ लॉस। तो इतनी आइटम है आपके पास जो कि आपको बैलेंस शीट में अगर नजर आती है, तो इनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ओके। और ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप बिफोर एंटरिंग द न्यू पार्टनर, बिकॉज अगर आपने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो नया पार्टनर आएगा और बोलेगा मुझे भी इन सब में से हिस्सा चाहिए, बट आपने इन सारी आइटम्स को तब क्रिएट किया था जब सी अवेलेबल नहीं था, तो सी
का कोई अधिकार नहीं बनता इनमें से किसी आइटम के ऊपर। क्लियर? चले आगे। ठीक है, तो एडमिशन के अंदर हम सब क्या सीखेंगे, हम यही देखेंगे कि नया पार्टनर जब आएगा तो उस टाइम पे उससे क्या क्या चीजें मंगवानी है, रिवैल्यू कैसे करना है, सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद हम बुला लेंगे नए पार्टनर को, उससे बोलेंगे हाँ भाई हम अपनी सारी एडजस्टमेंट कर चुके हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम को एडजस्ट कर चुके हैं, नाउ यू आर परमिशन, आप एंट्री कर सकते हो। कैपिटल लाओगे 1 लाख रुपए एग्जांपल के हिसाब से, गुडविल लाओगे 30,000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद आप हमारी कंपनी में पार्टनर बन जाओगे। ओके, तो चलो ये तो हमारा पूरा एक तरीके से फ्रेम हो गया कि एडमिशन के अंदर हम क्या क्या करते हैं, बेसिकली इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या सीखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, है ना। अब चलते हैं कितने टॉपिक्स हैं, अब इन सभी चीजों को ना टॉपिक्स में डिवाइड किया, सारी चीजें जितने मैंने लिखी है बोर्ड पे, इस सारी आइटम्स को ना टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ, तब हेडिंग डालो सारे के सारे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इस पूरे चैप्टर में हमें कितने टॉपिक करने हैं, देखो सबसे पहले, अच्छा जब कोई नया पार्टनर आता है क्या हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहने वाली है या फिर बदल जाएगी। पहले हम क्या करते थे, मान लो प्रॉफिट आपके पास ये प्रॉफिट है ना, इट्स अ काइंड ऑफ पिज्जा ले लेते हैं, पिज्जा हम लोग आप और आपका फ्रेंड तो हम कहाँ थे, हाँ नया पार्टनर तो आ जाएगी, तो उस टाइम पे हमारा क्या क्या चीजें होंगी, देखो अब जब नया पार्टनर आया तो अगेन जो पिज्जा है भाई वो तो सेम ही रहने वाला है, या तो नया करो, है ना। तो मान लेते हैं जो पिज्जा इज द काइंड ऑफ प्रॉफिट आपके लिए, ठीक है। तो अगेन इसके भी हमने दोबारा से शेप से तो कर ही रखे हैं पहले से पुराने वाले, तो मेरे शेप बड़ा शेप बेकार हुई। ओके, अब क्या हुआ, अब जब नया पार्टनर आया तो जाहिर सी बात है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट तरीके से होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3/3 हो रहा था, है ना, 3 हिस्से 1 के 3 हिस्से 1 के, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2/2, और 2 किसी के 2 किसी के और 2 किसी के, ऐसा ही होगा ना रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए। तो सेम चीज है, जब भी नया पार्टनर आता है एक बात तो समझ में आती है कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पक्का पक्का बदलेगा। अब जब बदलेगा तो किस एक पार्टनर में बदलाव देखने को मिलेगा, कौन सा ऐसा पार्टनर है जो सेक्रीफाइस करेगा, है ना। देखो पुराने पार्टनर को जब हम बात कर रहे थे ओल्ड शेयर के अंदर, तब हमारे को कितना कितना पैसा कौन कौन पार्टनर दे रहा था, एक पार्टनर कह रहा था मेरे को 3 हिस्से मिलेंगे, दूसरे को भी 3 हिस्से मिल रहे थे। लेकिन उसके आने की वजह से, नए वाले पार्टनर के आने की वजह से हुआ क्या, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो ऐसे हो गया, 2-2 हिस्से मिल रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि ये हिस्सा हो गया नए पार्टनर का, ये हो गया ओल्ड पार्टनर का, ये भी ओल्ड हो गया, ये भी ओल्ड हो गया। बट इससे पहले जो ओल्ड पार्टनर है उनको कितना कितना मिल रहा था, उनको मिल रहा था 3 और 3। तो देखा जाए तो इन दोनों का सेक्रीफाइस कितना है, 1 और 1। लेकिन जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया वो सारा मिला किसको, ये दोनों चीजें जाकर मिल गई इसको, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने वाले पार्टनर को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, ठीक है। तो किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसके कुछ केसेस हैं जो कि हम लोग सीखेंगे अपने पहले टॉपिक में, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला केस। अब यहाँ पर ना हमारे पास 4 केसेस निकल के आते हैं। एग्जामिनर जो है, जो बुक में आपके लैंग्वेज में चीजें गिवन है, वो कम से कम 4 अलग अलग तरीके से रेशियो को निकालने के बारे में केसेस दिए हुए हैं कि कैसे आप रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड, यहाँ पे हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैंने आपको बताया था कि जब नया पार्टनर आएगा तो क्या लेके आएगा, वो कैपिटल और गुडविल। तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है हम वो सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने केसेस अवेलेबल हैं, यहाँ पे मेरे पास 3 केसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 केस अवेलेबल है, पहला फुल अमाउंट, नया पार्टनर आएगा, हमने उसको बोला भाई 30,000 लेके आने हैं,
वो पूरा 30 लाया, उसके घर में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा बंदा है, बैकग्राउंड सही है ना। दूसरे केस में हमने उसको बोला भाई तेरे को ना 30,000 लाने हैं, बट वो 30,000 पूरे नहीं लाया, तो क्या हम उसको मना कर देंगे? नहीं, क्योंकि वो कैपिटल तो ला रहा है ना भाई 1 लाख रुपए। सोच के देखो, एक बिजनेस में 1 लाख रुपए एडिशनल मिल रहे हैं आपको, और कुछ पैसा गुडविल का भी मिल रहा है, कुछ मतलब कुछ तो मिल ही रहा होगा। पार्शियल अमाउंट का मतलब क्या होता है? वो 30 में से 10 लेके आ गया, 20 नहीं लाया, या फिर 20 लाया 10 नहीं लाया, या फिर 25 लाया 5 नहीं लाया, कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये होता है पार्शियल अमाउंट। नेक्स्ट होता है आपका नो अमाउंट, पैसा वो लेके नहीं आया। अगर वो पैसा नहीं लेके आता बिल्कुल भी गुडविल का, तो भी हम उसे एंट्री दे देंगे और बोलेंगे भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर अभी नहीं ला पाए तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, हम या तो आपकी कैपिटल में से काट लेते हैं, कैपिटल तो अल्टीमेटली उसी की है ना, जो पैसा कैपिटल का 1 लाख रुपए है। हम काम करते हैं, आपको बिजनेस में एंट्री दे देते हैं, लेकिन आपका जो पैसा कैपिटल का है 1 लाख, वो 1 लाख नहीं रहेगा, वो 70,000 हो जाएगा। ठीक है, 30,000 हमने क्या किया, उसकी कैपिटल में से काट दिया। ये ऑप्शन मेरे पास है, या तो मेरे पास एक ऑप्शन और है, मैं उसको अपनी फर्म में एज अ डेटर बना के रख लूंगा, तो वो आपका डेटर से पड़ा रहेगा, फ्यूचर में जब उसके पैसे होंगे तो वो दे देगा, है ना, तो वो हो जाएगा। तो तीनों केस हम एक एक करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद अगला आता है आपके पास रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट हम सीखेंगे प्रॉफिट अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट विद जनरल एंट्री। अब ये ऑलरेडी हम लोग एंट्री और बिल्कुल सेम एडिटो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा था, सेम वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमें आता ही है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे एक टॉपिक आता है आपका हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, नया पार्टनर आया, वो बोलता है भाई मुझे एंट्री चाहिए। हमने कहा ठीक है ले ले भाई एंट्री, तो लेकिन एंट्री लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए कैपिटल लानी पड़ेगी और कुछ गुडविल लाना पड़ेगा। बट गुडविल कितना लाना पड़ेगा ये हमने उसे बताया नहीं। अब बताया नहीं तो उसे पता तो होना चाहिए ना, तो उसके लिए गुडविल क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, आपको निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, वो हिडन गुडविल वाला टॉपिक है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर में। इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक काट दिया गया इस साल भी। तो क्या है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे हमारे पास ना अगेन 3 केस निकल के आते हैं, और आसान आसान 3 केसेस जितने भी हमारे पास है। ठीक है, 3 केस हमारे पास है। लास्ट ईयर कट गया था ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, तो पॉसिबिलिटीज आर कि अगर ये कट गया तो हमारे पास ये चैप्टर इतना ही बचेगा। एंड द गुड न्यूज कि इस चैप्टर में हमारे को कम से कम भी लगाऊं तो मैं 1 महीना हमें लगेगा इस चैप्टर को कवर अप करने के लिए। ठीक है, इतना वेटेज रखता है। एंड द चैप्टर की मार्किंग की बात करूं तो मार्किंग में आपके पास इस चैप्टर में से कम भी 8 मार्क्स का तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा, और प्लस 2 से 3 मार्क्स का एक सेपरेट क्वेश्चन आता है अलग से। ठीक है, अब वो क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो कहीं से भी निकल के आ जाएगा। ओके, तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आना ही आना है चैप्टर आपको अच्छे से। ठीक है, चलें आगे। अब यहाँ तक क्लियर है सबको? लिख लो पहले सारे सारे, इसको लिखो, फिर स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक पे। फिर अब एक एक करके हम लोग ना ये पढ़ेंगे सारे कि कैसे हम लोग न्यू पीएचआर निकालते हैं, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल निकालते हैं, फिर रिवैल्यूएशन, देन हिडन गुडविल, देन पार्टनर कैपिटल, देन लास्ट में आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अच्छा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर इसमें मर्ज हो जाता है इस साल भी, तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपका आधा महीना और ले जाएगा, हाफ मंथ। हाँ, अगर ये मर्ज हो गया तो। कहने को तो कुछ नहीं है, बट थोड़ी बहुत चीजें समझानी पड़ती है, बेस बनाना पड़ता है इसके लिए। ओके, मूव टू केस नंबर 1, पहला टॉपिक। केस नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ पीएसआर हमारा पहला टॉपिक था, तो उसी का केस नंबर 1 हमारे पास कैसे देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्या क्या चीजें गिवन होंगी। व्हेन
old ratio of partners are given. And share of incoming partner is given. And share of incoming partner is given. जो आपका नया पार्टनर आ रहा है उसका भी शेयर आपको पता है, बस इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन निकाल रहा हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है आपके पास ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, profit and losses in the ratio of 3:1। ठीक है, 3:2 लेते हैं, 3:2। ओके, दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों मिलकर फर्म चला रहे हैं और अपना प्रॉफिट जो बांटते हैं आपस में वो बांटते हैं 3:2 की रेशियो में। आगे फुल स्टॉप, आगे लिखा हुआ सी इज एडमिटेड for 1/4 share in the profit। नया पार्टनर आया और नया पार्टनर क्या बोलता है कि भाई मुझे एंट्री ले, आपने उसको एंट्री दिया 1/4 शेयर के लिए कि आप जब भी प्रॉफिट कमाओगे तो 1/4 शेयर उसे मिलेगा, बस आपको इतना पता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन बोलता है कि आप कैलकुलेट करो न्यू PSR, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ, देखते हैं अभी कैसे करेंगे। तो अब बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल एक स्टोरी सारा छोटी से पहले, तो टाइम है 6 मिनट, ओके 3 मिनट है। ओके, देखो क्या होगा, मान लो अगेन ये हमारे पास भाई का पिज्जा रखा हुआ दोबारा से, ठीक है, अभी पूरा का पूरा एक साथ है। अभी आपने ना इसको शेयर नहीं किया, अभी तक आपने ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर देते टाइम आपको पता है कि उसमें से ना 5 हिस्से होने वाले हैं, 5 हिस्से आपको होने वाले हैं, ये आपको पहले से पता है। आपने ऑर्डर देते टाइम क्या बोला कि भाई जो पिज्जा आएगा 6 में नहीं करना, 5 में करना है, बिकॉज 5 में से 3 हिस्से किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे, 2 हिस्से किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे। सी एक नया पार्टनर आया, सी मतलब मान लो कि एक ऐसा फ्रेंड आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, और आपने वो कहता है जब भी वो आएगा तो वो 1/4 लेके जाएगा। तो आपने क्या डिसाइड किया, अब जब ये पार्टनर आएगा तो कितना ले जाएगा, 1/4, 1/4 तो वो ले जा। समझ में आया कि टोटल पिज्जा में से जो आपके पास प्रॉफिट का शेयर है, उस प्रॉफिट के शेयर में से 1/4 शेयर किसके पास चला गया, सी के पास। तो कितना बचा, दिस शेयर रिप्रेजेंट्स टू सी, ये कितना बचेगा पोर्शन, 3/4 एग्जैक्टली। नाउ 3/4 आया कैसे, टोटल में से 1/4 आपने माइनस किया। यहाँ पे काम करते हैं, लेट टोटल शेयर बी 1। आपने क्या माना, पूरे हिस्से की अगर मैं बात करूं कितना है ये, अब आपने क्या किया, सी का शेयर कितना है, यहाँ पे सीज शेयर कितना है 1/4, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी कितना बचेगा, 1 में से 1/4 सी ले गया तो बचा कितना, 3/4। ऐसे तो निकाला आप लोगों ने भी, है ना। अच्छा, ये 3/4 किसको मिलेगा, दिस टोटल शेयर रिप्रेजेंट्स टू ए एंड बी, डन। अच्छा, अब ये कैसे आप डिवाइड करोगे, किस रेशियो में डिवाइड करोगे, तो ए का नया शेयर कितना आएगा, ए को 3/4 में से कितना मिलेगा, ये इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो क्या इस रेशियो के अंदर नहीं मिलना चाहिए इन्हें, तो सी को कितना मिलेगा 3/5, क्योंकि इन लोगों के दोनों के बीच की रेशियो क्या है 3/5। तो हमने क्या किया, जो बचा हुआ पोर्शन है ये वाला, इसमें से 3/5 इसको दे दिया, तो बी को कितना मिलेगा, सेम वही उस बचे हुए पोर्शन का कितना 2/5। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये 9/20 और ये आ जाएगा 6/20। अच्छा, सी का शेयर कितना है 1/4, तो 1/4 ही मिल रहा है, बट आप इससे ना अभी चेक नहीं कर सकते, बिकॉज देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 20 और ये 4 है,
तो आपको रेशियो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सेम द डिनोमिनेटर। तो सेम कैसे होगा, मल्टीप्लाई बाय 5, रेशनलाइजेशन, तो 5/20। नाउ यू कैन सी 20 20 20। अब आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो कि आपकी जो न्यू रेशियो है वो कितनी हो जाएगी, 9 6 और 4 एंड 5। अच्छा एक बार चेक करके देखो क्या इन सबका सम 20 बनता है, बनता है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो दिस इज द केस नंबर 1, जहां पे आपको केवल ओल्ड रेशियो दी हो, नए पार्टनर का इनकमिंग शेयर दिया हो बस। तो आपको ऐसे करना है सारा। सबको क्लियर है? तो ये आपका केस नंबर 1 है। अगला सेशन में हम लोग करेंगे केस नंबर 2 3 एंड 4।